हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। अभी तक आपको ये बात समझ आ गई होगी, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो प्रेजेंट डे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स हैं? तो 25। जब 26 ऑफ जैन 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से फोर्स में आया था तो उस समय कितने पार्ट थे? तो 22 और प्रेजेंट डे में 25। ठीक उसी प्रकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी प्रेजेंट डे में 12 स्केड्यूल्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, जब पूरे तरीके से फोर्स में आया था, उस समय कितने स्केड्यूल्स थे? तो 8। क्लियर? तो अब ये जो 25 पार्ट्स हैं प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें से आज हम लोग पार्ट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? जिसका टाइटल है यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, संघ एवं उसके राज्य, और यह डील करता है आर्टिकल 1 टू लेकर 4 तक। यानी अगर सवाल पूछेगा कि आर्टिकल 3, आर्टिकल 2, आर्टिकल 1 या आर्टिकल 4 किस चीज से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, संघ एवं इसके राज्य। क्लियर? अब देखो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे हमारा खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा बल्कि है। एंड वन ऑफ द सेलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बहुत बड़ा है, तो इस कारण से कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इस पार्ट को आर्टिकल में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल को फर्दर क्लॉज में एंड क्लॉज को फर्दर सब क्लॉज में डिवाइड किया गया है। लेकिन जब पार्ट बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत लेंदी होता है, जैसे पार्ट 5 आप ले लो, तो पार्ट 5 डील करता है यूनियन से, और ये आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक डील करता है। तो चूंकि ये पार्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इस कारण से पार्ट को फर्दर हम लोग चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो ओवरऑल सिंपल मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर पार्ट बहुत ही ज्यादा लेंदी है तो उसको चैप्टर में डिवाइड किया गया है, फिर फर्दर इसको आर्टिकल में, आर्टिकल को क्लॉज में, और क्लॉज को फर्दर सब क्लॉज में डिवाइड किया गया है। तो अब देखो, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग से आर्टिकल 1 से। अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको सडनली या फिर किसी भी तरीके से ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया, बल्कि उसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्योंकि जब अब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो किस कहाँ के लोगों के लिए लिखा गया है, उन लोगों का टेरिटोरी क्या है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है इंडिया के लिए। यानी जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा स्टार्टिंग में जो पार्ट 1 है कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार किसके लिए लिखा गया है। तो हमारे देश इंडिया के लिए लिखा गया है। फिर उसमें कौन कौन सी टेरिटोरी होंगे, तो ये सारी चीजें पार्ट 1 हमें बताता है। फिर इस देश में लोग जो रह रहे हैं, उनका वो कौन से लोग होंगे, किन लोगों को बोला जाएगा कि वो इंडियन सिटीजन है, किन्हें बोला जाएगा कि वो फॉरेनर है, तो ये पार्ट 2 में बताया गया। फिर ये जो सिटीजन्स हैं, इनके राइट्स क्या है, इनके फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये पार्ट 3 में बताया गया है। फिर जो स्टेट है, स्टेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहाँ बताया गया, तो पार्ट 4 में बताया गया। तो हर चीज को सिलसिलेवार रखा गया, एक पैटर्न में रखा गया। तो वैसे ही आर्टिकल 1 से लेकर 4 जो कि पार्ट 1 का हिस्सा है, तो पार्ट 1 हमें ये बताता है कि इस देश का एरिया क्या होगा, इस देश का नाम क्या होगा। तो ये सारी चीजें पार्ट 1 हमें बताता है, यूनियन एंड टेरिटोरी। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन नाउ। आर्टिकल 1 जो है, इसमें 3 क्लॉजेस हैं, और आर्टिकल 1 सिंपल आप समझो कि यह नेम एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन बताता है। यानी ये जो देश है, इसका नाम क्या है और इसका टेरिटोरी क्या है, इसका एरिया क्या है, इस देश का क्षेत्र, इस देश के अंतर्गत कौन कौन से राज्य, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन सा टेरिटोरी होगा इसके अंदर। तो ये आर्टिकल 1 हमें मेनली बताता है। यानी आर्टिकल 1 जहां भी आपको लिखा हुआ मिले, उसका मतलब समझना नेम एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 1 क्लॉज 1, क्योंकि इसमें 3 क्लॉजेस हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे? आर्टिकल 1 क्लॉज 1, आर्टिकल 1 क्लॉज 2, आर्टिकल 1 क्लॉज 3, और फिर क्लॉज को फर्दर किस चीज में डिवाइड किया जाता है, तो सब क्लॉज में। तो आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज है, आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी। क्लियर? तो अब देखो, आर्टिकल 1 क्लॉज 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्लियर? लेकिन सवाल ये है, इंडिया दैट इज भारत, आखिरकार इसको लिखने की जरूरत क्या पड़ी? तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल और हिस्टोरिकल एंगल से अभी हम लोग समझेंगे। क्योंकि
अगर हम लोग इसे इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट भी बोल सकते थे, या फिर भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट भी बोल सकते थे। तो ये जो फ्रेज है इंडिया दैट इज भारत, ये तीन चीजें क्लियर करता है कि ये जो दोनों नाम है ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल है। इंडिया और भारत दोनों ऑफिशियल नेम है हमारी कंट्री के। कोई भी सुपीरियर नहीं है एक दूसरे से, और कोई भी इंफीरियर नहीं है दूसरे से। इंडिया और भारत दोनों का सेम इंपॉर्टेंस है। इंटरनेशनल लेवल पर हम इंडिया यूज करते हैं, और डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में भारत भी इक्वली वैलिड है। वैसे अभी कुछ टाइम पहले जो मीटिंग्स हुई थी इंटरनेशनल फोरम पे, वहां पे भारत लिखा हुआ था, क्लियर। तो भारत नाम जो है यह एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में मिलता है, जैसे ऋग्वेद, महाभारत, पुराण। और जो इंडिया नेम है यह इंडस रिवर से आया है। इंडस रिवर मतलब सिंधु नदी। तो ग्रीक्स जब आए थे तो उन्होंने इस कंट्री को इंडे कहा, और ब्रिटिश पीरियड में यह इंडिया से पॉपुलर हुआ। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पास्ट का मतलब हो गया भारत, और प्रेजेंट दैट इज इंडिया, तो इन दोनों को कंबाइन किया, क्लियर। तो इंडिया दैट इज भारत, इंडिया हो गया आपको इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने के लिए, और भारत जो है ये हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में ये नाम लिखा हुआ मिलता है। लेकिन इंडिया के नाम को लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारा डिबेट हुआ था, और ये जो डिबेट हुआ था यह मेनली हुआ था सितंबर 1949 में। सितंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 पे चर्चा हो रही थी। जब ड्राफ्ट कमेटी ने आर्टिकल 1 को प्रेजेंट किया तो उसमें लिखा था इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, उसमें भारत नहीं लिखा हुआ था। जब ड्राफ्ट कमेटी ने प्रेजेंट किया आर्टिकल 1 को तो उसमें लिखा था इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो इस कारण से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने नाराजगी जताई। उनका मानना था कि इंडिया नाम जो है यह फॉरेनर्स की देन है, और ये हमारे एंशिएंट कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे नाम आपको मिलेंगे एच.वी. कामत हो गए, सेठ गोविंद दास हो गए, हरगोविंद पंत हो गए। तो इन जैसे नेताओं ने जोर दिया कि देश का नाम केवल भारत होना चाहिए, इंडिया नाम नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो एक मेंबर ने यह भी प्रस्ताव रखा कि जो हमारा कंट्री है इसका नाम जैसे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन का टाइम है आपको 1937। तो जब आप आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है आयर, और इन द इंग्लिश लैंग्वेज आयरलैंड। तो इसी बेसिस पे एक मेंबर ने कहा कि इंडिया सब तो हमने बाहर से लिया है, जबकि हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में भारत का जिक्र है। तो उन्होंने आयरलैंड का एग्जाम्पल दिया, जिसने आजादी के बाद अपना नाम बदलकर आयर कर लिया था। तो ठीक वैसे ही उनका यह कहना था कि हमारे कंट्री का नाम होना चाहिए भारत, और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया, ऐसे लिखा होना चाहिए, क्लियर। तो और हरगोविंद पंत ने यह बात कह दी कि भारत जो है, हम केवल भारत नाम चाहते हैं, हमें केवल भारत नाम चाहिए, इंडिया नाम हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दूर दूर तक नहीं रखना चाहिए, इसे पूरी तरीके से हटा देना चाहिए। तो कुछ लोगों का कहना था कि देश का नाम भारत होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना था कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए। तो बीच का रास्ता अपनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कमिटी के बाकी मेंबर्स वो प्रैग्मेटिज्म पर जोर दे रहे थे। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है व्यवहारिकता, क्लियर। तो उन्हें लग रहा था कि अगर नाम पूरी तरीके से बदल दिया गया तो फॉरेनर्स के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ जो ट्रीटीज हुई हैं, जो इंटरनेशनल फोरम पे हमारा रिकॉग्निशन है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि लोग हमें इंडिया से जानते हैं। और फाइनली एक बीच का रास्ता निकाला गया और आर्टिकल 1 की वर्डिंग चेंज कर दी गई। जो पहले केवल लिखा था इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, अब इसको बोला गया इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो कुछ, और फिर एक यहाँ पे एक और चीज, कुछ लोग चाहते थे कि देश का नाम हिंदुस्तान रखा जाए, लेकिन इसे ऑफिशियल तौर पे शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ये थोड़ा सेकुलर नहीं लग रहा था। जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्लियर। तो जो सेकुलर वर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा हुआ है। और प्रियम्बल क्या बताता है? प्रियम्बल बताता है फिलॉसफी ऑफ द नेशन, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताता है जिसका मतलब है कि हमारे कंट्री में सारे रिलीजन को सेम रिस्पेक्ट दिया जाता है, उनके साथ सेम ट्रीटमेंट किया जाता है, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है।
और वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड तो 1976 में आया था, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1976 से पहले जो हमारा देश था वो सेकुलर नहीं था, क्योंकि फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है आर्टिकल 25 से लेकर 28, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब वहां आपको राइट टू रिलीजन देखने को मिलेगा। तो हमारा कंट्री शुरू से सेकुलर है, लेकिन जो हिंदुस्तान टर्म है ये सेकुलरिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि स्थान का मतलब होता है रहने की जगह, और हिंदुस्तान यानी हिंदुओं के रहने की जगह। तो इस कारण से, क्योंकि हमारे देश में तो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, इस कारण से इस नाम को ऑफिशियल तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो जब बहस बहुत ज्यादा लंबी खींचने लगी तो डॉक्टर अंबेडकर ने थोड़ा सा असंतोष जताते हुए कहा कि हमें काम को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दोनों नाम को अब एडॉप्ट किया जा रहा है। तो कंक्लूजन क्या है कि आज हमारे प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों नाम बराबर की जगह रखते हैं। इंडिया इंडिया जो है ये हमारे मॉडर्न और इंटरनेशनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि भारत जो है ये हमारे एंशिएंट रूट्स को और हिस्टोरिकल रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो तीन चीजें आप याद रखना कि आर्टिकल 1 क्लॉज 1 का ये जो इंडिया दैट इज भारत है, इससे आइडेंटिटी डायमेंशन मिलता है, पॉलिटिकल डायमेंशन भी मिलता है और लीगल डायमेंशन भी मिलता है। क्लियर? तो आप देखो, पॉलिटिकल डायमेंशन वैसे यूनियन ऑफ स्टेट से मिलेगा, लेकिन इससे आइडेंटिटी डायमेंशन आपको मिलेगा। क्लियर एंड कट। तो ये जो डिबेट थी ये कॉलोनियल लेगेसी और सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी को रिफ्लेक्ट करती है। इस बात को ध्यान रखना, कॉलोनियल लेगेसी एंड सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी को यह रिप्रेजेंट करता है, इंडिया दैट इज भारत। क्लियर? अब एक टर्म आता है यूनियन ऑफ स्टेट। अब यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब हुआ? देखो, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। इंडिया दैट इज भारत का मतलब हुआ, आर्टिकल 1 क्लॉज 1 का एक पार्ट है इंडिया दैट इज भारत, ड्यूअल नेम बताया गया है। डिबेट चल रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, भारत वर्सेस इंडिया, दोनों में कौन सा नाम रखा जाए। भारत सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को दिखाता है, इंडिया इंटरनेशनल रिकॉग्निशन को दिखाता है। फाइनल फार्मूला पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज रिफ्लेक्ट्स पोस्ट कोलोनियल आइडेंटिटी फॉर्मेशन। क्लियर? तो ये चीज मैंने आपको काफी डिटेल में समझा दिया। अब देखते हैं यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब होता है, यानी कि राज्यों का संघ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं लिखा। अब फेडरेशन ऑफ क्या स्टेट का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। पहले मैं आपको सिंपल बता दूं कि जहां भी आपको यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ मिले उसका मतलब क्या हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इंडिया का फेडरेशन एग्रीमेंट से बना हुआ फेडरेशन नहीं है और स्टेट्स को अलग होने का राइट नहीं है। अब यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब आप सिंपल समझो, सिंपल, कि हमारा जो देश बना है ये स्टेट्स के बीच में किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। स्टेट्स, जितने भी स्टेट हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, जितने भी स्टेट्स हैं उनके बीच में किसी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बल्कि उनको एसिमिलेट किया गया है इंडियन यूनियन में। इंडियन यूनियन पहले से एग्जिस्ट कर रहा था और ये जो स्टेट्स हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इन सबको इंडियन यूनियन से अलग होने का राइट नहीं है। यानी यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब हो गया कि जो हमारा देश है, जो देश की पॉलिटी है, तो जो इंडियन यूनियन है, इस इंडियन यूनियन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो स्टेट के बीच में किसी प्रकार के एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, और जो स्टेट है वो इंडियन यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं। सिंपल मतलब ये समझो। अब यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समझाया कि यूनियन ऑफ स्टेट टर्म यूज करने का दो बड़ा रीजन। सबसे पहला बात, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, यानी इंडिया का बनना स्टेट्स के बीच का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं था जैसा यूएसए में हुआ था, और स्टेट्स ने मिलकर इंडिया को नहीं बनाया, बल्कि इंडिया ने एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को आसान करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बनाए, और इन्हें स्टेट्स, और इनके पास नो राइट टू सीसीड, यानी कोई अधिकार नहीं है अलग होने का। क्लियर? तो इंडिया जो है यह एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ये चीज आर्टिकल 3 जब मैं आपको समझाऊंगा तब आपको समझ आएगी काफी अच्छे से। मतलब अभी बस इतना जानो कि जो यूनियन है, यूनियन को आप नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन स्टेट का बाउंड्री आप चेंज कर सकते हैं, स्टेट का नेम आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया, बिहार से झारखंड बनाया गया, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो ये आर्टिकल 3 में आपको समझ आएगा। तो मतलब सिंपल कंक्लूजन ये है कि इंडियन यूनियन को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, बल्कि स्टेट को आप ऑल्टर कर सकते हैं। वहीं लिखा गया इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन,
यूनियन को आप नहीं तोड़ सकते हैं, ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, स्टेट को आप तोड़ सकते हैं, क्लियर। एंड इंडिया इज अ फेडरेशन नॉट फॉर्म्ड बाय एग्रीमेंट अमंग स्टेट, स्टेट के बीच में किसी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिलिबरेटली यूजेस यूनियन इंस्टेड ऑफ फेडरेशन। अब देखो, यूएसए को हम लोग फेडरेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं, और फेडरेशन ऑफ स्टेट का यह गोल्ड स्टैंडर्ड एग्जांपल है। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यह गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ फेडरलिज्म है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया, लेकिन यूएसए को फेडरेशन कहा जाता है, ऐसा क्यों है? तो इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यूएसए का आखिरकार एग्जिस्टेंस कहां से आया। देखो, यूएसए को बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप जानो कि यूएसए आखिरकार एग्जिस्ट कैसे हुआ। तो स्टेप वन मैं आपको बताऊं, स्टेप वन छोड़ो, इसको नॉर्मली बताता हूं मैं आपको कि देखो, अमेरिका जो था वहां पे वो ब्रिटिश कॉलोनी था। 18th सेंचुरी में नॉर्थ अमेरिका में टोटल 13 कॉलोनीज थी, और ये कॉलोनीज किसकी थी? तो ब्रिटिशर्स की ये कॉलोनीज थी। जैसे कॉलोनी का मतलब सिंपल समझो कि जैसे अगर बिहार स्टेट है, बिहार स्टेट अगर झारखंड अगर मध्य प्रदेश स्टेट पे जाके वहां पे कब्जा कर लेता है, उसको वहां पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश करता है, और जो भी मध्य प्रदेश के रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, यूज करता है अपने बिहार के बेनिफिट के लिए, तो मध्य प्रदेश जो है वो बिहार का कॉलोनी कहलाएगा। तो वैसे ही ब्रिटेन का कॉलोनी था अमेरिका में, टोटल 13 कॉलोनीज थी, और ये कॉलोनीज डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंदर थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि ब्रिटेन यहाँ पे बहुत सारा टैक्स लगा रहा था, लेकिन कॉलोनीज को पार्लियामेंट में किसी प्रकार का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो कॉलोनीज का स्लोगन क्या था? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये लोग टैक्स नहीं देंगे। अगर पार्लियामेंट में इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा कॉलोनीज के लोगों को, तो ये टैक्स नहीं देंगे। फिर कॉलोनीज ने रिवोल्ट स्टार्ट किया ब्रिटेन के अगेंस्ट, और ये वॉर एंड हुआ 1783 के अराउंड, और ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू ब्रिटेन ने यहाँ पे अमेरिका की इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट कर दिया, और यहां से बर्थ होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊं कि 1781 के अराउंड एक आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन है। इनिशियली कॉलोनीज ने एक लूज अलायंस बनाया था, इसको बोलते हैं कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है कि ये भी एक तरीके का एग्रीमेंट ही है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया। तो लेकिन ऐसा है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, वो इससे आसानी से अलग हो सकते हैं। तो एक कॉन्फेडरेशन का मतलब समझो लूज अलायंस। तो इस सिस्टम में स्टेट पावरफुल थे, सेंट्रल गवर्नमेंट वीक थी, वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रही थी, आर्मी को मेंटेन नहीं कर पा रही थी, सिस्टम फेल हो रहा था। तो आखिरकार 1787 में यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आता। जैसे कि 1787 में फिलाडेल्फिया में कन्वेंशन हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरल गवर्नमेंट को पावर दी, स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी, और सेपरेशन ऑफ पावर इंट्रोड्यूस किया, और ऑफिशियली एक फेडरल स्टेट बनाया। तो यूएसए का फॉर्मेशन कैसे हुआ कि पहले स्टेट्स इंडिपेंडेंट थे, फिर उन्होंने अपनी कुछ पावर को लूज किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द पावर वर वेस्टेड विद द स्टेट। उसके बाद एक फेडरल कंट्री बनाया, क्लियर। तो इस कारण से यूएसए को बोलते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट। लेकिन इंडिया में क्या था? पहले यूनियन एग्जिस्ट करता था, फिर स्टेट उसके कंपोनेंट है। तो आपको ये बात समझ आई होगी कि यूएसए का एग्जिस्टेंस कैसा है। तो यूएसए का एग्जिस्टेंस कैसे आता है? 13 कॉलोनीज पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करके एक कंट्री बनाई जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला जाता है। यानी कंट्री बाद में आती है, स्टेट्स पहले आते हैं। और फेडरलिज्म जो फेडरेशन ऑफ स्टेट होता है, तो फेडरेशन ऑफ स्टेट का सिंपल मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां पर अलग अलग स्टेट्स मिलकर एक एग्रीमेंट करती हैं और एक बड़े कंट्री का फॉर्मेशन करती हैं। इसमें स्टेट्स के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। तो अगर इसको मैं और समझाऊं, फेडरेशन ऑफ स्टेट होता है, तो इसे एक ट्रू फेडरेशन है। और इस फेडरेशन का क्या होता है कि इस पहले से कर रही हैं, छोटे छोटे स्टेट्स आपस में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
कि हम लोग साथ में मिलकर एक देश बनाएंगे ताकि हम लोग ज्यादा मजबूत हो सके, इकोनॉमी जो है वो प्रॉस्पर कर सके, हम लोग मिलिटरी स्ट्रांग बन सके। तो स्टेट्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके एक नेशन बनाती है, कंट्री को बनाती है। इस बहुत ज्यादा होती है। और जो सिटीजनशिप होती है वहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, जैसे यूएसए हो गया, तो यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप है। इंडिया में क्या है, तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। यूएसए में 50 स्टेट्स है अभी प्रेजेंट डे में, तो जितने भी सिटीजन्स हैं वो पहले स्टेट के सिटीजन है और फिर वो अपने कंट्री के भी सिटीजन, यानी ड्यूअल सिटीजनशिप है। और स्टेट का जो नेचर होता है वो इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। इंडिया में क्या सिस्टम है कि आप इंडिया में स्टेट्स के बाउंड्री को चेंज कर सकते हो एज पर आर्टिकल 3, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप स्टेट की बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकते हैं, आप उसके नाम को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। क्लियर? तो अब देखो, तो यूएसए में स्टेट्स पहले से मौजूद थे। क्लियर? तो अब इसका फीचर मैं आपको बता दूं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स एग्जिस्टेड फर्स्ट, यानी स्टेट्स पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, वो पहले से इंडिपेंडेंट थी, स्वतंत्र थी। स्टेट्स खुद से साथ में आई एक एग्रीमेंट के तहत, उन्होंने अपने कुछ पावर को सरेंडर किया सेंटर की तरफ, लेकिन ऑटोनॉमी को अपने ही तरफ बनाए रखा, नोन एज ट्रू फेडरेशन। अब फीचर क्या है, ये चीज मैं आपको बता दिया मैंने। अब इंडिया कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि कंट्री इमर्ज्ड फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947। जब भारत आजाद हुआ उस समय दो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, एक प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस, और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन करने का काम किसको मिला था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, मेनली सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? तो देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन आर्किटेक्ट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने बहुत क्लियर किया था कि हमने यूनियन वर्ड क्यों चुना। इसके पीछे दो रीजन थे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया कोई भी एग्रीमेंट का नतीजा नहीं है। यूएसए में स्टेट्स पहले से मौजूद थे और उन्होंने मिलकर यूएसए बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था, इंडिया पहले से एक था। हमने सिर्फ काम को आसान करने के लिए स्टेट्स को बांटा, डिवाइड किया। स्टेट्स ने इंडिया को नहीं बनाया, बल्कि इंडिया ने स्टेट्स को बनाया है। और फिर स्टेट्स को अलग होने का राइट भी नहीं है। तो उस समय सबसे बड़ा डर ये था कि अगर हम फेडरेशन कहेंगे तो कल को स्टेट को ये लगेगा कि हमारे पास ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा है, क्योंकि फेडरेशन का मतलब आप समझो कि स्टेट बहुत ज्यादा पावरफुल है, यूनियन कमजोर है। तो फेडरेशन इस कारण से नहीं कहा गया, क्योंकि अगर स्टेट को कल होकर फीलिंग आ गई कि हम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तो सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। और 1947 में इंडिया ने जस्ट अभी पार्टीशन देखा था। तो अब हम लोग ये नहीं चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ये नहीं चाहते थे कि फर्दर इंडिया का डिवीजन हो, फर्दर इंडिया डिवाइड हो। तो इस कारण से फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कहा गया। क्लियर? तो भारत एक ऐसा यूनियन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। कोई भी स्टेट जैसे पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये इंडिया से अलग होकर अपना देश नहीं बना सकते हैं। क्लियर? अब देखो, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन नाम से ये स्पष्ट है कि साथ में आकर हम लोग फेडरेशन बनाना है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो होते हैं वो अपनी मर्जी के साथ आते हैं ताकि वो एक बड़ी यूनिट बना सके। उनका मकसद होता है, पर्पस होता है अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करना, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना। तो छोटे छोटे स्टेट्स आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं और एक बड़ा देश बनाते हैं। इसमें स्टेट के पास पावर बहुत ज्यादा होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से ज्यादा पावरफुल नहीं होती है। क्लियर? और सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, फिर स्विट्जरलैंड में भी स्ट्रॉन्ग फेडरेशन है। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है इंडिया, साथ पकड़ कर रखना। इसमें एक बड़ा देश जो पहले से एक है, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए अपने पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में डिवाइड कर देता है। इसका मकसद, पर्पस होता है देश के इंटीग्रिटी को बनाए रखना। तो बड़ा देश अपने पावर को डिवाइड करता है और स्टेट्स का फॉर्मेशन करता है। अब कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, छोटे स्टेट्स एक साथ आते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और बड़े देश को बनाते हैं। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, बड़ा देश पहले से होता है, वो पावर का डिवीजन करता है और स्टेट्स का फॉर्मेशन करता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा पावरफुल होती है, इस बात को ध्यान रखना।
क्लियर। और जरूरी नहीं है कि जैसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन में सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर था, वैसे ही होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सभी स्टेट के पास इक्वल पावर हो, क्योंकि कुछ स्टेट को स्पेशल स्टेटस भी दिया जा सकता है। जैसे इंडिया में पहले जम्मू कश्मीर को था और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स को भी है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल आपको मिल जाएगा, इंडिया हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा, और कमिंग टुगेदर का यूएसए, गोल्ड स्टैंडर्ड एंड स्विट्जरलैंड, ये बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। अब आखिरकार हम क्यों कहते हैं कि इंडिया में यूनियन पहले से एग्जिस्ट करता है? स्टेट्स पहले से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि यूनियन एग्जिस्ट करता है। तो 15 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिशर्स गए तो उन्होंने इंडिया नाम की एक एंटिटी छोड़ी। हालांकि वो एंटिटी बिखरी हुई थी, टूटी हुई थी, डिसइंटीग्रेटेड थी। तो उस समय दो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट। तो ब्रिटिश इंडिया वो था जो हिस्सा डायरेक्ट अंग्रेजों के पास था, और 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। यहाँ पे इनडायरेक्ट रूल था, जैसे हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, कश्मीर हो गया। तो सरदार पटेल और वीपी मेनन इनने इन सब को इंडियन यूनियन में शामिल होने के लिए मनाया। स्टेट्स ने मिलकर इंडिया नहीं बनाया, बल्कि इंडिया ने इन सबको खुद में एब्जॉर्व किया, और इसलिए पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस यूनियन की पहले थी, क्योंकि यूनियन पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, उन सबको इस यूनियन में मिलाया जा रहा है। तो ये जो यूनियन है इन स्टेट्स को अपने में एब्जॉर्व कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इंडियन यूनियन एग्जिस्टेड फर्स्ट। और फिर एक और बात यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, ना कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को। उन्होंने पहले देश का स्ट्रक्चर डिसाइड किया और फिर स्टेट की बाउंड्रीज को डिसाइड किया। क्लियर। और एक और सबसे बड़ा सबूत यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 ये पावर देता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर पार्लियामेंट को कि वो स्टेट का जो बाउंड्री है उसको ऑल्टर कर सकती है। यानी यूनियन को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप स्टेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी से दैट इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। क्लियर। अब एक और चीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्वासी फेडरल। वैसे जब मैं फेडरलिज्म आपको बताऊंगा तब मैं इसका मतलब आपको डिटेल में समझाऊंगा। क्वासी फेडरल का सिंपल मतलब आप समझो, क्वासी का मतलब हो गया लेस, यानी लेस फेडरल। फेडरलिज्म का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जनरली, और इस पावर को थर्ड टेयर पे भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जनरली होता है कि जो पावर है स्टेट की उसको सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे डिवाइड कर दिया जाए। और जहां पे फेडरेशन वर्ड यूज होता है वहां पे स्टेट बहुत पावरफुल होता है, यूनियन कमजोर होता है। लेकिन अपने यहाँ फेडरेशन भी है और यूनियन भी बहुत ज्यादा मजबूत है। दैट्स वाई इसको बोला जाता है क्वासी फेडरल, यानी कि लेस फेडरल है हमारा कंट्री। क्लियर। तो आर्टिकल 1 क्लॉज 1 आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत ये काफी डिटेल में मैंने आपको बता दिया, यूनियन ऑफ स्टेट ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। यानी आर्टिकल 1 क्लॉज 1 से हमें पता चलता है नेम ऑफ द कंट्री एंड पॉलिटी ऑफ द स्टेट और मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री। क्लियर। तो 1 क्लॉज 1 से क्या पता चलता है? नेम ऑफ द कंट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी और मोड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री। क्लियर। तो अब देखते हैं आर्टिकल 1 क्लॉज 2। The states and the territories thereof shall be as specified in first schedule. The states and the territories thereof shall be as specified in first schedule. अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर आर्टिकल 1 क्लॉज 1 को हम लोग देश का इंट्रोडक्शन मानते हैं तो आर्टिकल 1 क्लॉज 2 उसका एड्रेस बुक है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट्स और कौन कौन से यूनियन टेरिटोरीज आएंगी उनकी लिस्ट फर्स्ट स्केड्यूल में लिखी हुई है। अब स्केड्यूल क्या होता है ये मैंने काफी डिटेल में आपको समझा दिया है ऑलरेडी। तो फर्स्ट और कितने स्केड्यूल हैं? तो 12 स्केड्यूल्स हैं। इसमें जो फर्स्ट स्केड्यूल है इसमें यह लिखा गया है, इसमें लिस्ट प्रोवाइड किया गया कि आखिरकार कौन कौन से स्टेट और कौन कौन से यूनियन टेरिटोरीज हमारी कंट्री का हिस्सा है।
क्लियर। तो इमेजिन करो कि स्कूल है, एक स्कूल है, उसमें कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम का एक रजिस्टर है और रजिस्टर के पहले पेज पर यह लिखा होता है कि इस क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं। तो फर्स्ट स्केड्यूल वही रजिस्टर है और आर्टिकल 1 क्लॉज 2 हमें उस रजिस्टर की तरफ पॉइंट करता है। तो आर्टिकल 1 क्लॉज 2 क्या है? तो एक रजिस्टर है। आर्टिकल 1 क्लॉज 2 जो है यह एक डायरेक्टिव आर्टिकल इसको बोल सकते हैं कि यह पॉइंट आउट करता है शेड्यूल 1 की तरफ। और शेड्यूल 1 क्या है? तो शेड्यूल 1 रजिस्टर का पहला पेज है जिसमें लिस्ट दिया हुआ है कि आखिरकार कौन कौन से स्टेट्स और कौन कौन से यूनियन टेरिटोरीज इस देश का हिस्सा है। तो आर्टिकल 1 क्लॉज 2 का सिंपल मतलब समझो कि फर्स्ट स्केड्यूल में लिस्ट दिया हुआ है कि इस देश का स्टेट कौन कौन सा है और इस देश का यूनियन टेरिटोरी कौन कौन सा है। क्लियर। क्योंकि कल होके अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या हरियाणा इंडिया का पार्ट है, तो हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छानना है, बस फर्स्ट स्केड्यूल चेक करना है कि उसमें हरियाणा लिस्ट लिखा हुआ है कि नहीं। फिर कल होके पूछे कोई चेकोस्लोवाकिया इंडिया का पार्ट है कि नहीं, तो बस फर्स्ट स्केड्यूल को चेक करना है, क्योंकि फर्स्ट स्केड्यूल में ही सारे स्टेट्स यूनियन टेरिटोरीज का लिस्ट मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से स्टेट्स और कौन कौन से यूनियन टेरिटोरीज हमारे देश का हिस्सा है। तो 1 क्लॉज 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, समझ आ गया होगा। द स्टेट्स एंड टेरिटोरीज देयरऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट स्केड्यूल, इसका मतलब भी आपको समझ आ गया होगा। अब आर्टिकल 3 आता है। अब आर्टिकल 1 क्लॉज 3, आर्टिकल 1 क्लॉज 3 बोलता है द टेरिटोरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटोरीज ऑफ द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटोरीज एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटोरीज एज मे बी एक्वायर्ड। तो ये तो सिंपल आपको समझ आएगा, ए और बी। सी वाले को डिटेल में समझाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि आर्टिकल 1 क्लॉज 3 डील करता है टेरिटोरी ऑफ इंडिया से। तो सबसे पहले आप एग्जैक्ट स्ट्रक्चर समझो। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 क्या कहता है? द टेरिटोरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ टेरिटोरीज ऑफ स्टेट, यानी स्टेट्स की टेरिटोरी क्या क्या होंगी। मतलब इंडिया का जो टेरिटोरी है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। स्टेट्स वो रीजन होते हैं जिनके पास अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर आर्टिकल 1 क्लॉज 3 पहला बोलता है कि टेरिटोरीज ऑफ स्टेट, फिर बोलता है टेरिटोरीज ऑफ यूनियन टेरिटोरीज। अब जो यूनियन टेरिटोरी है, तो यूनियन टेरिटोरी जो होती है डायरेक्टली सेंट्रल के कंट्रोल में होती है। कुछ यूनियन टेरिटोरीज में लेजिस्लेचर भी होती है, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, और कुछ में नहीं होती, जैसे लक्षद्वीप हो गया। और यहाँ पे प्रेसिडेंट का कंट्रोल ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर तीसरा पार्ट आता है एक्वायर्ड टेरिटोरीज। क्लियर। तो आर्टिकल 1 क्लॉज 3 डिफाइन करता है टेरिटोरी ऑफ इंडिया को। It states that the territory of India consists of three components, that is territories of the state, territories of the union territories and acquired territories. अब acquired territories सबसे इंटरेस्टिंग और एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट है। इसका मतलब है कि अगर इंडिया फ्यूचर में कोई भी टेरिटोरी को एक्वायर करता है वॉर के थ्रू, ट्रीटी के थ्रू, एग्रीमेंट के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया का हिस्सा बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इन 1961 पोर्तुगल से मिलिट्री एक्शन के बाद गोवा इंडिया का पार्ट बना। सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे इंडिया में। कब आए थे? तो 1498 वास्को डी गामा। मॉडर्न हिस्ट्री जब वीडियो में आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया काफी डिटेल में। और सबसे लेट कौन जाते हैं? तो पोर्तुगीज जाते हैं 1961 पुलिस एक्शन के बाद, ठीक है, मिलिट्री एक्शन के बाद। उसके बाद 1961 में गोवा इंडिया का पार्ट बनता है पोर्तुगल से मिलिट्री एक्शन के बाद, क्योंकि गोवा उस समय इंडिया में शामिल नहीं था। तो मिलिट्री एक्शन के बाद गोवा को इंडिया में 1961 में शामिल किया गया। तो ये सीधा आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी का प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो जब 19, तो अब ये आपको समझ आ गया। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, सॉरी, आर्टिकल 1 क्लॉज 3 ये बताता है सिंपल कि इस देश में कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से यूनियन टेरिटोरीज हैं, इसका लिस्ट फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 बताता है कि इंडियन टेरिटोरी में क्या क्या आएगा। तो स्टेट का टेरिटोरी आएगा, यूनियन का टेरिटोरी आएगा, यूनियन टेरिटोरीज का टेरिटोरी आएगा, और फिर फ्यूचर में जो हम लोग एरियाज को एक्वायर करेंगे वॉर के थ्रू, लड़ाई करके एरिया को जीतेंगे, ट्रीटी करके लेंगे, किसी देश से समझौता करके लेंगे, तो वो सारी चीजें इंडिया का टेरिटोरी कहलाएंगी। तो जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना तब गोवा, दमन एंड दीव और पौंडीचेरी ये सब इंडिया के हिस्सा नहीं थे,
और आर्टिकल 1 क्लॉज 3 की वजह से ही हमने बाद में इन्हें एक्वायर किया और बिना कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रास्टिकली चेंज करते हुए अपना हिस्सा बना लिया। तो अगर इंडिया कल को किसी एग्रीमेंट या वार के थ्रू कोई नया आइलैंड या टेरिटोरी को जीतता है तो आर्टिकल 1 क्लॉज 3 उसे ऑटोमेटिकली इंडिया का टेरिटोरी बनाने का परमिशन दे देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन नए टेरिटोरीज को एक्वायर करने की बात तो करता है, लेकिन किसी टेरिटोरी को देने का बात नहीं करता है आर्टिकल 1 में। उसके लिए अलग से एक प्रोसेस आता है और वो है आर्टिकल 368 के तहत। अगर इंडिया को मान लो किसी एरिया जैसे बांग्लादेश का कोई एरिया लेना है, ठीक है, अगर ट्रीटी करता है, वो एग्रीमेंट करता है, तो नॉर्मली आर्टिकल 1 के थ्रू आर्टिकल 1 क्लॉज 3 के तहत उसे ले लेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर आर्टिकल, तो उसे सिंपल समझो कि पार्ट 1 के तहत हम लोग ले लेंगे, आर्टिकल के थ्रू आर्टिकल 1 क्लॉज 3 के तहत उसे हम लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश को हम लोग को अपना कोई हिस्सा देना है तो आर्टिकल 1 क्लॉज 3 के तहत उसे हम लोग नहीं दे सकते हैं। उसके लिए हमें एक स्पेशल प्रोविजन अपनाना पड़ेगा, आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको ये चीज समझ आ गई होगी, इसका मैंने आपको डायग्राम फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर दिया है रिवीजन के लिए, आप उससे रिवीजन कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको टेलीग्राम पे अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दी है। जैसे देखो, आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन, स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। नेम क्या होगा, तो इंडिया दैट इज भारत। नेम क्या होगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। कंपोजिशन क्या होगा, स्टेट्स एंड टेरिटोरीज एंड एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, ये आर्टिकल 1 क्लॉज 2 है। फिर ये आर्टिकल 1 क्लॉज 3 ये इंडिया का टेरिटोरियल एक्सटेंट बताता है, टेरिटोरीज ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटोरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटोरीज। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। तो लास्ट में जो मैं चीज आपको एग्जांपल बता रहा था उसका सिंपल मतलब आपको ये समझना है कि इंडिया अगर किसी भी टेरिटोरी को एक्वायर करता है एग्रीमेंट के तहत, वार के तहत, ट्रीटी के तहत, तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रास्टिकली चेंज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिंपल प्रोसीजर के थ्रू हम लोग उसे अपना लेंगे। लेकिन अगर हमें खुद का कोई पार्ट किसी फॉरेन कंट्री को देना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। क्लियर। तो अब देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 पूरा एकदम अच्छे से क्लियर मैंने कर दिया। अब आर्टिकल 2 आप देखो, इसमें बोलता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ न्यू स्टेट। जब देखो यहाँ पे एक में ये चीज बस आपको याद करना है, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो जब इंडिया आजाद हुआ तो उस समय टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। उनको आपस में हम लोगों ने एसिमिलेट किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, ये सारे लोग थे। इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करो। लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे और कुछ एरियाज ऐसे थे जो इंडिया में उस समय मर्ज नहीं हुए, तो फ्यूचर में उन्हें तो मर्ज करना था ना, उन्हें फ्यूचर में इंडिया में एडमिट करना था। इस कारण से एक तरीके से इस आर्टिकल को लाया गया है। आप ये बात को समझो। तो आर्टिकल 1 ने इंडिया का मैप डिफाइन किया, तो आर्टिकल 2 जो है यह पार्लियामेंट को नए स्टेट की एंट्री करने का रिमोट कंट्रोल देता है और इसे एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट कहते हैं। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है सिंपल वर्ड में, कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो नए स्टेट को इंडियन यूनियन में एडमिट कर सके और नए स्टेट्स को एस्टैब्लिश कर सके। ठीक है, यानी पार्लियामेंट के पास पावर है कि इंडियन यूनियन में नए स्टेट को एडमिट कर सकते हैं और एस्टैब्लिश भी कर सकता है ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। पार्लियामेंट को जैसे लगेगा सही है वो वैसे उस समय करेगा। क्लियर। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा कैच है, आर्टिकल 2 सिर्फ उन टेरिटोरीज के लिए है जो पहले से इंडिया का हिस्सा नहीं है, यानी कि एक्सटर्नल टेरिटोरीज के लिए है। ये उन टेरिटोरीज के लिए है जो इंडिया का पार्ट नहीं है, और ये एक्सटर्नल टेरिटोरी के लिए, इंटरनल टेरिटोरी के लिए आर्टिकल 3 आता है। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि आर्टिकल 2 एक्सटर्नल टेरिटोरीज के लिए है जो पहले से इंडिया का हिस्सा नहीं है। जैसे मान लो एक ऐसी टेरिटोरी है जो पहले से एग्जिस्ट करती है पर वो इंडिया का हिस्सा नहीं थी, तो उसे इंडिया में शामिल कर सकते हैं। और एस्टैब्लिशमेंट का मतलब हो गया कि ऐसी टेरिटोरी जो पहले से स्टेट के फॉर्मेट में नहीं है पर इंडिया ने उसे एज ए स्टेट
एज ए स्टेट सेटअप कर दिया है। कोई स्टेट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो इंडिया का हिस्सा नहीं है, तो इसे इंडियन यूनियन में एडमिट करेंगे। कोई ऐसा एरिया है जो स्टेट के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिया उसको अपने में शामिल करके स्टेट के तौर पे उसको डेवलप कर दे रहा है, तो इसी को बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट, और पहले वाले को बोलते हैं एडमिशन। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक कहानी आएगी, सिक्किम वाली कहानी। अब सिक्किम को ऐड करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था और उसे एसोसिएट स्टेट के तौर पे ऐड किया गया था। अभी प्रेजेंट डे में आर्टिकल 2 क्लॉज ए को डिलीट कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट डे में आर्टिकल 2 क्लॉज ए है, आर्टिकल 2 क्लॉज ए एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे पार्ट 7 एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसे ही आर्टिकल 2 क्लॉज ए भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आर्टिकल 2 का सबसे बड़ा एग्जांपल है सिक्किम, क्योंकि देखो सिक्किम का अपना अलग इतिहास है। 1974 तक सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, वो एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, यानी इंडिया उसकी डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को देखता था। फिर होता है 35th अमेंडमेंट। 35th अमेंडमेंट एक्ट होता है और इंडिया ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला उस समय, एसोसिएट स्टेट का। इसके लिए आर्टिकल 2 क्लॉज ए को लाया गया, जो कि बाद में हटा दिया गया। फिर आता है फिर अगले होता है एक अमेंडमेंट, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में, और सिक्किम ऑफिशियली इंडिया का 22nd स्टेट बन जाता है। और ये पावर पार्लियामेंट को आर्टिकल 2 ने ही प्रोवाइड की है। ठीक है, तो अक्सर लोग स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि तेलंगाना या झारखंड आर्टिकल 2 से बना या फिर आर्टिकल 3 से बना। देखो सिक्किम किसके तहत बन रहा है, तो आर्टिकल 2 के तहत बन रहा है, और क्योंकि इसको एडमिट किया जा रहा है। और जो झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था, जो तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था, ये आर्टिकल 2 के तहत नहीं हुआ है, ये आर्टिकल 3 के तहत हुआ है, क्योंकि ये इंटरनल टेरिटोरी कॉन्टेक्स्ट में है और ये आर्टिकल 2 एक्सटर्नल टेरिटोरी कॉन्टेक्स्ट में है। तो बस अभी आप इतना ध्यान रखो कि सिक्किम को आर्टिकल 2 के तहत शामिल किया गया था। क्लियर? तो अगर मैं आपको और चीज बताऊं तो सिक्किम की जो स्टोरी है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये पहले एक ऑटोनोमस किंगडम था और ऑटोनोमस किंगडम से 1975 में यह 22nd स्टेट ऑफ इंडिया बनता है। तो सिक्किम पहले एक इंडिपेंडेंट मोनार्की थी। 1642 के अराउंड यहाँ पे नामग्याल डायनेस्टी की शुरुआत हुई और यहाँ के राजा को क्या कहा जाता था, तो यहाँ के राजा को कहा जाता था चोग्याल। सिक्किम के राजा को क्या कहा जाता था, चोग्याल। जब अंग्रेज भारत में आए तो 1861 में सिक्किम जो था वो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया। इसका मतलब था कि सिक्किम इंटरनल मैटर्स खुद से संभालेगा, लेकिन डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स ब्रिटिशर्स देखेंगे। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो सिक्किम के लोगों ने इंडिया के साथ मिलने से मना कर दिया। तो फिर जाके 1950 में एक ट्रीटी होती है और इस ट्रीटी के तहत सिक्किम को प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना लिया गया, यानी फॉरेन अफेयर्स कौन देखेगा, तो इंडिया देखेगा। क्लियर? और इंटरनल मैटर्स कौन देखेगा, तो सिक्किम देखेगा। डिफेंस कौन देखेगा, तो इंडिया देखेगा। लेकिन धीरे धीरे सिक्किम की जो पॉपुलेशन थी, जो जनता थी और वहां के जो चोग्याल थे, उनके बीच में टेंशन इंक्रीज होने लगा। लोग डेमोक्रेसी चाहने लगे और चोग्याल अपनी पावर बचाना चाहते थे। फिर सिचुएशन तब बिगड़ गई जब चोग्याल के खिलाफ बड़े बड़े रायोट्स होने लगे, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होने लगे। तो सिक्किम के एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया से हेल्प मांगी। इंडियन आर्मी ने गैंगटोक में एंट्री ली और पैलेस को कंट्रोल में किया। फिर 1975 में एक रेफरेंडम हुआ जहां पे 97.5% लोगों ने, कितने, 97.5% लोगों ने वोट किया कि वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। वहीं देखो 1947 के अराउंड वो लोग बोले थे हमें इंडिया में नहीं बनना है, नहीं मिलना है, लेकिन अब स्थिति चेंज हो गई है। अब 97.5% लोग बोलते हैं कि हमें मोनार्की को हटाना है, हमें राजा का राज खत्म करना है और हमें इंडिया का पार्ट बनना है। तो फाइनली 16th of May 1975 को पार्लियामेंट ने सिक्किम को ऑफिशियली भारत का 22nd स्टेट अनाउंस कर दिया और चोग्याल की पोस्ट हमेशा के लिए खत्म कर दी। ठीक है, पहले 74 में इसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, लेकिन एसोसिएट स्टेट का मतलब आप समझो सिंपल हाफ स्टेट। और फुल स्टेट कब बनाया जा रहा है, हाफ स्टेट बनाया जा रहा है 74 में, फुल स्टेट बनाया जा रहा है इसको 75 में। क्लियर? अब देखो, तो वही चीज मैंने यहाँ आपको
चार्ट फॉर्मेट में भी प्रोवाइड कर दिया है रिवीजन करने के लिए। आप इसे देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब देखो, अब आर्टिकल 1 डील हो गया। आर्टिकल 1 क्लॉज 1, आर्टिकल 1 क्लॉज 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 क्लॉज 1 हमें बताता है नेम ऑफ द टेरिटोरी, हमारे देश का नाम क्या होगा और हमारे देश की पॉलिटी कैसी होगी। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब आर्टिकल 1 क्लॉज 2 हमें यह बताता है कि इस देश का जो राज्य है, जो यूनियन टेरिटोरी है, उन सब का लिस्ट एक जगह लिखा हुआ है। और वो लिस्ट कहाँ लिखा हुआ है? तो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के मेन बॉडी में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही बहुत ज्यादा बल्कि था, तो और इसमें लिस्ट प्रोवाइड करते ज्यादा ज्यादा तो ये और ज्यादा बल्कि हुआ था। तो इस कारण से शेड्यूल का फॉर्मेशन किया गया और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को वहां पे लिखा गया। तो 1 क्लॉज 2 बताता है कि फर्स्ट शेड्यूल में हमारे स्टेट्स का नाम लिखा है, हमारे यूनियन टेरिटोरी का नाम लिखा है। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 क्या बताता है कि इस इंडिया का इंडियन टेरिटोरी का मतलब क्या होता है, जिसमें स्टेट्स की टेरिटोरी आती हैं, यूनियन टेरिटोरी की टेरिटोरी आती हैं, और फ्यूचर में वॉर के थ्रू, ट्रीटी के थ्रू, एग्रीमेंट के थ्रू अगर हम लोग किसी एरिया को एक्वायर कर रहे हैं तो वो सब आर्टिकल 1 क्लॉज 3 के अंतर्गत आता है। फिर आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 बोलता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी जो स्टेट्स, जो पार्ट इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर उनको भारत में, इंडिया में शामिल करना है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कोई पार्ट ऐसा है, जैसे कोई प्रिंसली स्टेट था, वो पहले से स्टेट के फॉर्म में था लेकिन इंडिया का पार्ट नहीं था, तो उसको इंडिया में शामिल किया गया। और कोई ऐसा एरिया है जो स्टेट के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो नॉर्मल एरिया है, नॉर्मल टेरिटोरी है, तो उसको इंडिया स्टेट के तौर पे बना के खुद में शामिल कर सकता है। तो एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब आप बुक रीडिंग करोगे, नोट्स आप पढ़ोगे ये वाले जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, तो सब चीज इजिली आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक और बात, आर्टिकल 2 के तहत यूनियन टेरिटोरी को आप शामिल नहीं कर सकते हैं। स्टेट को आप शामिल कर सकते हैं लेकिन यूनियन टेरिटोरी बना के आप शामिल नहीं कर सकते हैं। सिंपल मतलब यह है कि आप स्टेट के तौर पे शामिल कर सकते हैं, यूनियन टेरिटोरी के तौर पे आप उसको शामिल नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहां पे फंसाया जा सकता है आपको। अब देखते हैं आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। पार्लियामेंट में बाय लॉ, इसको आप रीड कर लेना खुद से, मैं इसका समरी आपको केवल प्रोवाइड करता हूं काफी डिटेल में। देखो, आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। एक और यहां पे ध्यान रखें, इंटरनल टेरिटोरी, यानी जो इंडिया है, मान लो अगर ये इंडिया है तो इस इंडिया के जो जो स्टेट्स पार्ट हैं ये उन टेरिटोरी के लिए, महाराष्ट्र के लिए है, यूपी के लिए है, बिहार के लिए है, पंजाब के लिए है, लक्षद्वीप के लिए है, अंडमान निकोबार के लिए है। तो वैसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज के लिए जो पहले से इंडिया का पार्ट है, इंटरनल टेरिटोरी है, तो आर्टिकल 3 इंटरनल टेरिटोरी से रिलेटेड है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड देयर नेम्स। देखो, आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर देता है कि वो किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट की ज्योग्राफी को बदल सके। तो इसके अंदर आपको मेनली 5 पावर देखने को मिलेंगे। फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटोरी फ्रॉम एनी स्टेट, यानी मान लो ये स्टेट एग्जिस्ट करता है, मान लो ये आपको बिहार है, तो बिहार एग्जिस्ट करता है पहले से, तो बोल रहा है कि सेपरेशन ऑफ टेरिटोरी फ्रॉम एनी स्टेट, यानी इस टेरिटोरी को हमने अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, और इससे हमने बना दिया झारखंड। क्लियर? तो बिहार पहले से एग्जिस्ट करता है, इसके टेरिटोरी को हम लोग सेपरेट करके एक नया स्टेट बना सकते हैं। तो फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटोरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट। अब जैसे मान लो कोई स्टेट बहुत ज्यादा छोटा है, मान लो स्टेट ए है, स्टेट बी है, ये दोनों बहुत छोटे छोटे हैं, तो इन दोनों को मर्ज करके हम लोग एक नया स्टेट बना सकते हैं। क्लियर? तो सेपरेशन ऑफ टेरिटोरी फ्रॉम एनी स्टेट, स्टेट के किसी टेरिटोरी को सेपरेट करके नया स्टेट बना सकते हैं, 2 टेरिटोरी को मर्ज करके हम लोग एक नया स्टेट बना सकते हैं, और बाय यूनाइटिंग और पार्ट्स ऑफ स्टेट, या फिर इस स्टेट के
जैसे सिंपल समझो कि पहले कोई स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, इसको इस पार्ट को सेपरेट करके हमने नया स्टेट बना दिया। पहले से दो स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन दोनों स्टेट को मर्ज करके हमने एक स्टेट बना दिया। पहले से एक एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा स्टेट है, तो इसके कुछ एरिया को और फिर इसके कुछ एरिया को मर्ज करके एक बना दिया। क्लियर? तो पार्ट ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटोरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। देखो, और मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं आपका। एक स्टेट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इसके कुछ एरिया को हमने सेपरेट करके नया स्टेट बना दिया, अब दो स्टेट बन गए। पहले से दो स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में मर्ज करके एक नया स्टेट बना दिया। पहले से दो स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों के कुछ कुछ पार्ट को सेपरेट करके एक नया स्टेट बना दिया। एक स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, इस दूसरे स्टेट के कुछ पार्ट को लेके हमने इस स्टेट में मर्ज करके एक नया स्टेट बना दिया। तो यही सिंपल मतलब है आर्टिकल 3 क्लॉज ए का। फिर ये बोलता है सिंपल कि इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के एरिया को आप बढ़ा सकते हैं, किसी भी स्टेट के एरिया को आप डिमिनिश कर सकते हैं, आप स्टेट के बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, आप स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो किसी स्टेट के एरिया को बढ़ाना, किसी स्टेट के एरिया को कम करना, उसके बॉर्डर में चेंजिंग करना, स्टेट का नाम बदलना, ये सब आर्टिकल 3 के तहत होता है। क्लियर? अब ये जो आर्टिकल 3 है, तो आर्टिकल 3 में देखो, अब चेंजेस करने के लिए कुछ प्रोविजंस होते हैं। अब जैसे मान लो स्टेट का नाम चेंज करना है, उसके बाउंड्री को चेंज करना है, तो एक प्रोसीजर को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आर्टिकल 3 के अंदर कोई भी बिल पास करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो होता है, जो फेडरलिज्म और यूनिटरी बायस का मिक्स है। क्लियर? तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में आर्टिकल 3 का प्रोसीजर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर और यूनिटरी बायस के बीच के एक बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? तो जब पार्लियामेंट किसी स्टेट की बाउंड्री या उसका नाम चेंज करना चाहती है, तो एक सेट प्रोसेस को फॉलो करती है। तो इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, स्टेप 1 होता है, जैसे सिंपल सबसे पहला बात की बिल है। अब कोई भी अगर अमेंडमेंट करना है या फिर कोई भी काम करना है पार्लियामेंट में, कोई भी चेंजेस करने हैं पार्लियामेंट को, तो वो पहले बिल करती है। अब ये जो बिल होता है, तो कोई भी बिल जो आर्टिकल 3 के प्रोविजन से डील करता है, जैसे एरिया को, बाउंड्री को या नाम को चेंज करना, तो वो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन बिना इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ठीक है? तो अगर कोई भी बिल है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, वहां पे पूर्व मंजूरी चाहिए। ठीक है? उसके बाद जो प्रेसिडेंट जो होता है, जिस स्टेट को, जिस यूनियन टेरिटोरी, अभी यहाँ पे मत देखो आप, बस ये देखो कि जैसे मान लो तेलंगाना हो गया, जैसे मान लो आंध्र प्रदेश हो गया। अब एक बिल आया, बिल में ये बोला जा रहा है कि आंध्र प्रदेश को अलग अलग दो स्टेट में हम लोग डिवाइड कर देंगे, एक आंध्र प्रदेश रहेगा, दूसरा स्टेट बनेगा तेलंगाना। तो बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो बिल जो है ये प्रेसिडेंट का वहां पे पूर्व मंजूरी चाहिए। तो प्रेसिडेंट के पूर्व मंजूरी के बिना उस बिल को हम लोग आगे नहीं भेज सकते हैं। तो प्रेसिडेंट उस पर अपना रिकमेंडेशन देता, अपना उसको मंजूरी देता है। उसके बाद जो भी स्टेट कंसर्न है, जैसे आंध्र प्रदेश स्टेट कंसर्न है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के एरिया को हम लोग चेंज करने, पार्लियामेंट चेंज करने वाली है, तब प्रेसिडेंट क्या करेगा कि यह बिल को भेजेगा कहां पे, तो आंध्र प्रदेश लेजिस्लेचर के पास। आंध्र प्रदेश यानी सिंपल सबसे पहला बात है कि प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के बिना कोई भी बिल यहाँ पे जारी नहीं होगा। प्रेसिडेंट जो है जिस भी स्टेट को पार्लियामेंट चेंज करना चाहती है, उस स्टेट के कंसर्न्ड लेजिस्लेचर को वहां पे अब बिल प्रेसिडेंट भेजेगा उनके ओपिनियन को जानने के लिए। ठीक है? और ये एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत होता है। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जो है या उस स्टेट लेजिस्लेचर को एक टाइम फ्रेम देती है। लेकिन एक और बात ध्यान रखना कि अपने यहाँ कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसके पास अपनी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो जहां पे काउंसिल है वहां भी उस बिल को, वो बिल वहां उनका भी ओपिनियन चाहिए होता है। तो दोनों के पास जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी जाएगा
और काउंसिल के पास भी जाएगा। अगर काउंसिल नहीं है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है डिस्कशन की। क्लियर? तो अब देखो, अब बिल आया, बिल जो है वो प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन आया। अब प्रेसिडेंट जो है वो कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर को भेजेगा। अब इस स्टेट लेजिस्लेचर को अपना ओपिनियन देना है कि वो इस बारे में क्या सोचता है, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। प्रेसिडेंट टाइम पीरियड देगा, जैसे मान लो कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी हो, 6 महीना, तो जो भी हो, तो उस टाइम फ्रेम के अंतर्गत, ये टाइम फ्रेम डिसाइडेड नहीं है, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, तो उस टाइम फ्रेम के अंतर्गत स्टेट लेजिस्लेचर को अपना ओपिनियन भेजना है। अगर टाइम फ्रेम खत्म हो जाता है तो प्रेसिडेंट दोबारा भेजेगा। अगर उस समय भी वो कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे हैं तो बिल को वो ऑटोमेटिक प्रेसिडेंट ये समझेगा कि इस बिल पे स्टेट लेजिस्लेचर ने अपना ओपिनियन दे दिया, भले उसने ओपिनियन दिया हो या नहीं दिया। एक और कैच है यहाँ पे कि स्टेट लेजिस्लेचर का जो ओपिनियन है वो नॉन बाइंडिंग है। अगर जैसे मान लो तेलंगाना, अगर आंध्र प्रदेश के स्टेट को हम लोग के बाउंड्री को चेंज करने वाले हैं, एरिया को खत्म करने वाले हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ये बोले कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, फिर भी प्रेसिडेंट इस बिल को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि स्टेट की जो ओपिनियन है ये नॉन बाइंडिंग है। तो यहाँ पे अगर क्वासी फेडरल का आप देखो, आप एग्जांपल यहाँ से देख सकते हो, या फिर फेडरलिज्म पे सवाल आएगा, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे सवाल आएगा मेंस में, तो आप यहाँ से इस चीज को डाल सकते हो वहां पे। क्लियर? तो ये नॉन बाइंडिंग होता है, ठीक है। अब पार्लियामेंट इज फ्री टू प्रोसीड विदाउट स्टेट व्यू। अगर ये अपना व्यू नहीं भी देता है, ओपिनियन नहीं भी देता है, तब भी पार्लियामेंट फर्दर अपने बिल को अपना नॉर्मल चलाएगा। फिर उसके बाद फिर प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा बिल को पार्लियामेंट में जाने के लिए, फिर पार्लियामेंट बिल को पास करेगा, फिर प्रेसिडेंट जो है उस पर अपनी सहमति देगा, नॉर्मल। फिर इसके बाद जो प्रोसीजर चलता है, फिर जो लॉ जो है वो एक्ट बन जाएगा, और एक्ट के बाद उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर कुछ टाइम बाद जो एक्ट है वो इनएक्ट हो जाएगा, एक्ट जो है वो फोर्स में आ जाएगा। क्लियर? तो सिंपल आपको ये बात समझ आई होगी कि कोई भी बिल जो आर्टिकल 3 के प्रोविजन से डील करता है वो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के पूर्व मंजूरी के बिना इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, दैट इज प्रायर रिकमेंडेशन। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है ताकि रैंडमली कोई भी एमपी ऐसा सेंसिटिव बिल नहीं लाए। फिर बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट उस बिल को कंसर्न्ड लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद को भेजता है। पर्पस है स्टेट के व्यू या ओपिनियन को जानना। प्रेसिडेंट एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट सेट करता है। अगर स्टेट उस टाइम में जवाब नहीं देता है तो माना जाता है कि उन्होंने उसे देख लिया है। तो और फिर यहाँ पे एक देखो, ये नॉन बाइंडिंग नेचर का होता है। स्टेट असेंबली जो भी ओपिनियन दे, चाहे वो हाँ कहे या ना कहे, पार्लियामेंट उसे मानने के लिए बाउंड नहीं है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट बिल में कोई भी अमेंडमेंट करती है तो उसे बार बार स्टेट के पास भेजने की जरूरत नहीं होती, एक बार पूछ लिया एनफ। फिर आर्टिकल 3 के तहत कोई भी बदलाव करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। इसके लिए आर्टिकल 368 वाला स्पेशल मेजोरिटी का झंझट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मान लो आंध्र प्रदेश को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक बना आंध्र प्रदेश, एक बना तेलंगाना। अब देखो इससे क्या होगा कि शेड्यूल 1 भी डिस्टर्ब होगा और शेड्यूल 4 भी डिस्टर्ब होगा। शेड्यूल 1 में क्या लिखा हुआ है? स्टेट्स का लिस्ट लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां भी चेंजेस होंगे। शेड्यूल में क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ स्टेट इन द राज्यसभा, तो वहां भी चेंजेस होंगे। तो आर्टिकल 3 अगर स्टेट्स के बाउंड्री को चेंज करता है तो आर्टिकल 3 में अगर चेंजेस करते हैं हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज करना पड़ेगा, बट स्टिल इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जरूरत नहीं है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोग नहीं बोलते हैं, इसको आर्टिकल 3 के तहत डील कर लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को पता था कि फ्यूचर में चल के ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी। क्योंकि आगे मैं अभी आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी पढ़ाऊंगा, जब हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, कैसे कैसे कौन कौन से स्टेट कब कब एग्जिस्टेंस में है, उनका हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, तो उस पर मैं आपको काफी डिटेल में बताऊंगा। बस आप अभी इतना जानो कि अगर आर्टिकल 3 के तहत कोई भी चेंजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा, और इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी का मतलब हुआ 50% प्लस 1। एक स्पेशल मेजोरिटी होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी होता है। तो इन सब चीजों पे मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। सिंपल मेजोरिटी का मतलब जानो कि 50% प्लस 1, जितने मेंबर उस समय पार्लियामेंट में, लोकसभा में या राज्यसभा में उपलब्ध हैं,
अवेलेबल हैं, ठीक है, और उसमें से कितने लोग वोट दे रहे हैं, तो जितने लोग वोट देंगे, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनका 50% प्लस 1। जैसे मान लो इस चीज पे, जैसे स्टेट स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जैसे तेलंगाना को बनाना है आंध्र प्रदेश को सेपरेट करके, तो उस समय लोकसभा में टोटल मान लो 300 मेंबर है, जिसमें से 50 मेंबर्स ये बोलते हैं, या फिर मान लो, हाँ ठीक है, 50 मेंबर्स ये बोलते हैं कि हम लोग वोट नहीं देंगे, 250 मेंबर्स हैं, तो 250 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसका 50% और उसमें एक जोड़ देंगे। क्लियर? तो 50% प्लस 1, सिंपल सा बात है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको देखो, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ओनली विद द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। द प्रेसिडेंट रेफर्स द बिल टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ओपिनियन। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटोरी इवन ओपिनियन इज नॉट रिक्वायर्ड। यूनियन टेरिटोरी में अगर कुछ चेंजेस करना है तो प्रेसिडेंट चाहेगा, अगर तो वो पार्लियामेंट चाहेगी, तो आपको यूनियन टेरिटोरी के लेजिस्लेचर के पास भेजने की भी जरूरत नहीं है। The state must give its view within a fixed time. Parliament is not bound to accept the state's opinion. The bill is passed by a simple majority, 50% plus 1। जैसे 2000 में देखो, 2000 में छत्तीसगढ़ बनाया गया मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड बनाया गया यूपी से, झारखंड बनाया गया बिहार से। 2014 में देख लो आप, तेलंगाना बनाया गया आंध्र प्रदेश से। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 यूनियन टेरिटोरीज। ये तो 2019 में हुआ था, आर्टिकल 360 को हटा रिमूव करके। तो एंट्री, आर्टिकल 2 क्या बोलता है? एंट्री ऑफ न्यू मेंबर्स इनटू इंडिया। आर्टिकल 3 बोलता है रीअरेंजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स विद इन इंडिया। ये है एक्सटर्नल टेरिटोरी, ये है आपको इंटरनल टेरिटोरी। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ये तीनों आर्टिकल मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब आर्टिकल 4 देखो। आर्टिकल 4, इसका लैंग्वेज है थोड़ा सा हार्ड, लेकिन ये सिंपल सी बातें बोलता है एकदम। देखो, laws made under article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedules and supplemental, incidental and consequential matter। सिंपल मतलब ये समझो कि आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जाएगा, तो आर्टिकल 4 ये पावर देता है कि उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा। क्लियर? सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाएगा। यानी आर्टिकल 4 साफ कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर बनाए गए लॉज को अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में जो चेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे बिना किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि आर्टिकल 3 सिर्फ इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन के लिए है। अगर इंडिया अपनी कोई टेरिटोरी दूसरे देश, फॉरेन स्टेट को देना चाहती है, तो आर्टिकल 3 काफी नहीं है। उसके लिए आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे बेरूबारी यूनियन केस, बेरूबारी यूनियन केस 1960 में जो हुआ था। और फिर ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, आई होप। तो आर्टिकल 4 का सिंपल मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 4 का सिंपल मतलब हुआ कि यह एक सपोर्ट सिस्टम है that makes article 2 and article 3 work smoothly. A law made under article 2 or 3 is not considered a constitutional amendment under article 368. That means it does not require a special majority. It can be passed by a simple majority in the parliament. लेकिन यहाँ पे फिर एक डाउट आया कि सिक्किम को ऐड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों किया गया था? क्योंकि सिक्किम का हिस्ट्री कुछ और था, वो मैंने आपको बताया था। सिक्किम को पहले हाफ स्टेट मींस एसोसिएट स्टेट के तौर पे ऐड किया गया था, फिर उसको फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया 1975 में। तो सिक्किम का थोड़ा हिस्ट्री यहाँ पे डिफरेंट है, इस कारण से वहां पे अमेंडमेंट किया गया था। लेकिन अगर चेंजेस आर्टिकल 2 और 3 के तहत होते हैं तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। क्लियर? तो आर्टिकल 4 एंश्योर्स दैट चेंजेस मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर लीगली कंप्लीट and smoothly implemented without needing a constitutional amendment procedure। अब एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 ये आपको समझ आ गया होगा। एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा मेजोरिटी से रिलेटेड। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजोरिटी नाम का कोई मेजोरिटी वर्ड मेंशन ही नहीं किया गया है, ये हमने सुविधा के लिए इसे डिराइव किया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं समरी दूं पूरा,
आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक अगर इसको मैं रिकैप करूं तो देखो, पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटोरी आर्टिकल 1 टू 4। तो आर्टिकल 1 बताता है इंडिया का नेम और उसका नेचर। ये बताता है कि हमारा देश क्या है। नाम बताता है, नेम बताता है इंडिया दैट इज भारत, दोनों नाम ऑफिशियली यूज होते हैं। नेचर बताता है दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब है कि इंडियन स्टेट्स के बीच किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ है। किसी भी स्टेट को इंडिया से अलग होने का अधिकार नहीं है। इंडिया एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। आर्टिकल 2 बोलता है कि बाहर वाले स्टेट्स को लाना, जैसे एक्सटर्नल स्टेट्स, एक्सटर्नल एरियाज, तो ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि जो इलाका अभी भारत का हिस्सा नहीं है उसे भारत में शामिल किया जाए। जैसे नए स्टेट को एडमिट किया जाए, नए स्टेट को सेटअप किया जाए। फॉर एग्जांपल सिक्किम 1975 को इसी आर्टिकल के तहत इंडिया का स्टेट बनाया गया, क्योंकि वो पहले से एक फॉरेन टेरिटोरी थी, वो इंडिया का पार्ट नहीं थी उस समय। फिर आर्टिकल 3 का है कि घर के अंदर बदलाव किया जाए। ये पावर देता है उन स्टेट्स के लिए जो पहले से इंडिया का हिस्सा है। पार्लियामेंट बिना स्टेट की मर्जी के भी काम कर सकती है, जैसे नए स्टेट को बनाना, किसी भी स्टेट या एरिया को बढ़ाना या घटाना, स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर करना, स्टेट का नाम बदलना, जैसे यूपी से उत्तराखंड, एमपी से छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, बिहार से झारखंड, इन सब का बनना। फिर फाइनली आर्टिकल 4 आता है जो इन सारे प्रोसेस को इजी करता है। ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का सपोर्ट सिस्टम है। ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए आर्टिकल 368 के तहत स्पेशल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी दैट इज 50% प्लस 1 से भी नए स्टेट को बना सकती है या बाउंड्री को चेंज कर सकती है। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि वो स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 4 में जरूरी चेंजेस को कर सके विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। क्लियर? अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जहां पे हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में देखेंगे, फजल अली कमीशन के बारे में देखेंगे, जेवीपी कमिटी के बारे में देखेंगे, आंध्र प्रदेश की रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो हर एक स्टेट को काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अगले